आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता और मैं हूं आपके साथ रिद्धि। प्रेस वार्ता के खास कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। जो खबरें अखबार की दुनिया में हेडलाइन बनी हैं, टेलीविजन की दुनिया में बहस का हिस्सा बनी हैं और सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में रही हैं। उन खबरों से आपका क्या वास्ता है? प्रेस वार्ता में आज हम उन तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे जो हर खास आम के बीच चर्चा का विषय रही। इन तमाम बड़ी खबरों को लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे एडिटर सूरज पाठक जी, स्थानीय संपादक राजेश सक्सेना जी, उत्तर प्रदेश से लखनऊ ब्यूरो ज्ञानेश वर्मा जी, उत्तराखंड से स्टेट ब्यूरो हेड महेश सैनी जी और छत्तीसगढ़ से सुनील नामदेव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारे एडिटर सूरज पाठक जी के पास आना चाहूंगी। सूरज जी, आज की अंतर्राष्ट्रीय खबरें कौन सी हैं? देखिए दीदी, इस समय जैसा कि देखा जा रहा है कि दुनिया में यूक्रेन युद्ध को लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं और यूक्रेन युद्ध से लेकर के ताजा खबर है वो ये है कि पहली बार यूक्रेन ने रूस की सीमा में घुसकर हमला बोला है। रूस ने यूक्रेन के बड़े पैमाने पर घुसपैठ के बाद जवाबी कार्रवाई शुरू करते हुए उस इलाके में आपात स्थिति का ऐलान किया है। बताना चाहूंगा कि यहाँ एक आंतरिक सुरक्षा बल भेजा गया है और इस फैसला सैकड़ों यूक्रेनी सैनिकों की ओर से बॉर्डर पार करने के 4 दिन बाद उठाया गया है। ये युद्ध शुरू होने के बाद रूसी धरती पर कीव का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। कुछ इलाके में भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है। यहाँ रूस ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन की सेना पिछले 4 दिनों से लगातार हमला कर रही है। रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार यूक्रेन की 22वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के 300 से ज्यादा सैनिकों ने 11 टैंक और 30 से ज्यादा बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों के साथ नाकोला योवोदारिनो और ओलेंशिया की बस्तियों के पास रूसी सीमा सुरक्षा चौकियों पर हमला किया। इसी दौरान एक रूसी विमान की ओर से यूक्रेनी शॉपिंग मॉल पर मिसाइल के जरिए हमला किया गया, जहां पूर्वी डोनेट्स्क इलाके में हमला किया गया है। और रूस के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि यूक्रेन के इस हमले का जवाब देने के लिए उस इलाके में अतिरिक्त सैनिकों को भेजा जा रहा है। इसके बाद उस इलाके में रूस के कई रॉकेट सेंटर, आर्टिलरी गन और ट्रेलरों को ले जाने वाले टैंकर और भारी सैनिक तैनात। इसके अलावा एक दुखद खबर और है, जो खबर ब्राजील से है कि ब्राजील में एक प्लेन क्रैश हुआ है। इसमें सवार 62 लोगों की मौत हो गई है। ये एक टर्बोप्रॉप प्लेन था जो ब्राजील से साओ पाउलो के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना स्थल के पास स्थानीय अधिकारियों ने जानकारी देते हुए सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है। इसमें हादसे की भयावहता नजर आ रही है। विमान आसमान में ही अनियंत्रित हो गया था और गोल गोल घूमने लगा। इस स्थिति में विमान जमीन पर आके गिरा है। बताया जा रहा है कि विमान हादसे की वीडियो में दिखाया गया है कि एक निर्मित विमान नियंत्रण से बाहर हुआ और गांव के पास पेड़ों के समूह से पीछे गिरा है। इसके बाद और बेलेहोस शहर के कहना है कि जो लोग बस में सवार तो भी कोई जीवित नहीं देता है। इस खबर का और जिक्र करना चाहूंगा, जिस खबर की चर्चा पूरे देश में हो रही है, वो खबर है वक्फ संशोधन विधेयक जो आया उसमें, क्योंकि इसमें जिस तरह की बात कही गई है, संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामले के मंत्री जो हैं किरेन रिजिजू, उन्होंने जेपीसी में शामिल सदस्यों के नामों का ऐलान किया है। और संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री हैं किरेन रिजिजू, उन्होंने जो बताया है कि ये जो वक्फ बिल संशोधन 31 नवंबर की ड्यूटी इसमें रहेगी जेपीसी में और उन सब के नाम उन्होंने घोषित किए हैं। यहाँ एक बात सामने आई है कि वक्फ कानून जो संशोधन बिल को लोकसभा में 8 अगस्त को केंद्रीय अल्पसंख्यक विभाग द्वारा पेश किया गया था और इसी दिन बिल को संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है और कई विपक्षी सांसद इस बिल के सपोर्ट में आए हैं। हालांकि बातें अलग अलग सामने आ रही हैं, कई जो है कुछ कारणों से बोल नहीं पा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल राव हैं और उनका कहना है कि सरकार कम्युनिटीज के बीच में विवाद पैदा करना चाहती है। AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बिल को लेकर के केंद्र सरकार देश को जोड़ने का नहीं बल्कि बांटने का काम कर रही है और उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि जो देश की केंद्र सरकार है वो मुसलमानों के खिलाफ है। एक खबर का और जिक्र करना चाहूंगा, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि SC/ST में क्रीमी लेयर लागू करने पर विचार करना चाहिए, तो टिप्पणी के बाद में मोदी कैबिनेट की मीटिंग में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई थी और वहीं मीटिंग से पहले संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 100 SC/ST सांसदों ने मुलाकात की थी। दौरान प्रधानमंत्री ने कहा था कि SC/ST में आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं किया जाएगा। कैबिनेट की जो मीटिंग हुई है, कैबिनेट की मीटिंग में 5 बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें पहला है कि
क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है। संविधान के अनुसार एससी/एसटी रिजर्वेशन को क्योंकि अश्विनी वैष्णव ने जिस तरह से कहा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर जो निर्णय दिया है, उसमें एससी/एसटी के लिए सुझाव दिए हैं, जी। उसको लेकर कैबिनेट ने विचार किया। हालांकि एनडीए बाबा साहब के बनाए गए संविधान के प्रति प्रतिबद्ध है और संकल्पित। संविधान के अनुसार एससी और एसटी के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है। ठीक है। कैबिनेट का मानना है कि संविधान के अनुसार ही रिजर्वेशन व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त साल पुराना अपना फैसला पलटा था और वो फैसला पलट दिया था कि राज्य सरकारें अब अनुसूचित जाति यानी एससी और रिजर्वेशन के कोटे में कोटा दे सकती हैं। ठीक है। अनुसूचित जाति को उसमें शामिल जातियों के आधार पर बांटना संविधान के अनुच्छेद 341 के खिलाफ नहीं है। तो जिस तरह जब चर्चा संविधान सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आएगा तब चर्चा हुई थी और अब उसमें कैबिनेट की मीटिंग के बाद यह स्पष्ट कर दिया गया कि कोटे में कोटा नहीं दिया जाएगा। जी बिल्कुल। जी सूरज जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इसी क्रम में देश के दिल यानी मध्य प्रदेश की ओर रुख करते हैं। एमपी में किन खबरों ने सुर्खियां बटोरी है बताने के लिए स्थानीय संपादक राजेश सक्सेना जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी। देखिए दी सरकार की नजर अब उन इंजीनियरिंग कॉलेजों की जमीन पर है जो उपयोग से अधिक है और उन जमीनों का उपयोग अब सरकार करना चाहती है। राज्य सरकार सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों के पास जो मौजूद अतिरिक्त खाली जमीनों पर आईटी पार्क विकसित करेगी। प्रदेश में जबलपुर, सागर, उज्जैन और रीवा में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जी। जिनके पास विश्वविद्यालय से भी बड़े कैंपस हैं। ठीक है। इसी जो बड़े कैंपस है इसी पर नजर सरकार की है। ग्वालियर, विदिशा और इंदौर में सरकारी अनुदान पर चलने वाले श्रेष्ठोक इंजीनियरिंग कॉलेज और सरकारी यूनिवर्सिटी के कॉलेजों के पास उपलब्ध खाली सरकारी जमीनों पर भी आईटी पार्क बनाने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। जिस तरह से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग की समीक्षा बैठक की और उस समीक्षा बैठक के दौरान सीएम ने निर्देश दिए कि जहां भी इस तरह की जो जमीनें हैं उन्हें चिन्हित किया जाए और उनका उपयोग जो आईटी सेक्टर के लिए उसका किया जाए। भोपाल में संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क के कामकाज की समीक्षा करते हुए सीएम ने कहा कि कम जमीन से ज्यादा उपज पैदा करना भी स्किल डेवलपमेंट ही है। आमदनी बढ़ाने के लिए स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। उन्होंने प्रदेश के हर कॉलेज में स्किल डेवलपमेंट के कोर्स शुरू करने और रोजगार पर जो पाठ्यक्रम है और उससे जोड़ने की उन्होंने बात की है। ठीक है। एक खबर आज जो लाडली बहना योजना है उसके तहत है और श्योपुर जिले में आज एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और लाडली बहनों के खाते में आज 1500 रुपए ट्रांसफर सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। रक्षाबंधन के त्योहार से पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज प्रदेश भर की सभी 1.25 करोड़ लाडली बहनों के खाते में 1250 रुपए की राशि ट्रांसफर करने वाले हैं। इसके साथ ही उनके बहनों के खाते में लाडली बहनों के खाते में उपहार स्वरूप 250 रुपए की जो राशि है जिसे शगुन कहा जा रहा है रक्षाबंधन का, वो ट्रांसफर करेंगे, यानी कि कुल 1500 रुपए की राशि लाडली बहना योजना की जो पात्र महिलाएं हैं उनको ट्रांसफर की जाएगी। राज्य स्तरीय रक्षाबंधन और सावन उत्सव का आयोजन राज्य सरकार की ओर से किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इसी कार्यक्रम में लाडली बहनों के खाते में राशि ट्रांसफर करेंगे। विजयपुर के बाद सीएम का कार्यक्रम टीकमगढ़ में भी है, जहां पर रक्षाबंधन पूर्व लाडली बहना हितग्राहियों के लिए आभार सह उपहार कार्यक्रम होगा और इसमें सीएम लाभार्थी महिलाओं को आभार पत्र उपहार देंगे। तो ये लाडली बहना योजना के तहत एक बड़ा कार्यक्रम है और 1500 रुपए की राशि इसमें मिलने वाली है। एक खबर निवेश को लेकर है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से अभी 2 दिन के दौरे पर बेंगलुरु सीएम डॉक्टर मोहन यादव वहां पर गए हुए थे। बेंगलुरु में निवेश समिट के दौरान 11 विभिन्न कंपनियों ने कुल 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश पर सहमति जताई है और माना जा रहा है कि बड़ा निवेश अब मध्य प्रदेश में यहाँ से आने वाला है। इनमें से सबसे बड़ा प्रस्ताव रिलायंस ग्रुप की ओर से है। दूसरी तरफ विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन में 1250 करोड़ रुपए का निवेश रिलायंस इसमें करेगा और यहाँ पर फूड इंडस्ट्री लगाने पर सहमति बनी है।
ठीक है। यहाँ रिलायंस के अलावा मेंटेको कंपनी ने 150 करोड़ निवेश का जो इंसुलेटेड पैनल्स की यूनिट लगाने की सहमति जताई है। दूसरा बड़ा प्रस्ताव एजीआई कंपनी की ओर से ग्वालियर में 1000 करोड़ के निवेश का रहा। ये कंपनी यहाँ जो ग्लास कंटेनर है हम्म। वो बनाएगी। उज्जैन से मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के जिस तरह से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उनके अनुसार बेंगलुरु में जो समिट हो गया है उसमें कई कंपनियों ने मध्य प्रदेश में निवेश की सहमति जताई है। और अब जिस तरह से लगातार सरकार रीजनल जो इन्वेस्टर समिट कर रही है और अगली जो समिट है 28 अगस्त को ग्वालियर में होने वाली है जी। और इसी के लिए तमाम सारी कवायद निवेश को लेकर सरकार की तरफ की जा रही है। जी जी राजेश जी, बिल्कुल सही कहा आपने। एमपी सरकार एक बार फिर लाडली बहनों को खुश करने की तैयारी में है और निवेश को लेकर लगातार एक्टिव है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में खबरों को लेकर क्या मिजाज है, यह बताने के लिए सुनील नामदेव जी जुड़े हुए हैं। सुनील जी। रिद्धि, आज छत्तीसगढ़ में गहमा गहमी का दिन है, लेकिन मैं पहली खबर जो आपको बता दूं वो सुखद हो, गुड न्यूज हो। तो छत्तीसगढ़ में 11 दिनों बाद पूरा आज सूर्य देवता के लोगों को दर्शन हो रहे हैं। झमाझम बारिश का, बाढ़, आंधी, तूफान, तमाम प्राकृतिक आपदाओं का इन दिनों में लोग सामना कर रहे थे, लेकिन आज धूप निकलने से 1.5 दर्जन से ज्यादा जिलों में आज धूप निकली है। इससे बड़ी आबादी राहत की सांस ले रही है, क्योंकि लगातार बारिश से जनजीवन जाम हो गया था। ठीक है। बड़ी राहत एक आज सूर्य देवता ने यहाँ के लोगों को दी है। इसके अलावा एक खबर है, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के 2200 करोड़ के शराब घोटाले में जो शराब की बोतलों में फर्जी होलोग्राम लगाए जाते थे, उसको लेकर एक अन्य एफआईआर दर्ज की गई थी उत्तर प्रदेश के मेरठ के कासना थाने में। इस एफआईआर पर स्टे दे दिया है, तो माना जा रहा है कि अब ये कार्रवाई पूरी तरह से रुक जाएगी और इस स्टे का लाभ तमाम प्रभावशील आरोपियों को होगा और वो जल्द जमानत पर रिहा हो जाएंगे। ये देखना गौरतलब होगा कि बीजेपी नक्सली मोर्चे पर तो मजबूत साबित हुई है, लेकिन भ्रष्टाचार के मोर्चे पर किस तरह का रुख अपनाती है, क्योंकि अब मामले की सीबीआई जांच के निर्देश की भी मांग हो रही है कि राज्य सरकार जिस तरह से अधिकारियों ने लैकोना बरता, साठगांठ की आरोपियों के साथ और उनको कमजोर धाराओं में और त्रुटिपूर्ण कार्रवाई में उन्हें उसका लाभ मिल रहा है, तो इस प्रवृत्ति पर भी रोक लगेगी। एक अन्य बड़ी घटना हुई है कोरबा में। छत्तीसगढ़ में जो पुरानी सरकार थी उसने बड़ी मात्रा में बड़े हजारों एकड़ सरकारी जमीन जो है अपने लोगों को आवंटित कर दी है, उपकृत कर दिया है, उनका नामी बेनामी कब्जा हो गया है। तो ऐसे लोगों से सरकारी जमीन वापस लेने को लेकर अभियान छेड़ा हुआ है। इस सिलसिले में छत्तीसगढ़ की पूर्व गृह मंत्री का बयान सामने आया है। वो कार्रवाई नहीं हुई, अधिकारियों ने अतिक्रमणित भूमि को नहीं मुक्त करवाया और लेट लतीफी बरत रहे थे, तब उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा और उन्होंने कलेक्टर के लिए कहना चाहिए कि अमर्यादित भाषा का उपयोग किया, कहा कि कलेक्टर समय पे नहीं आया तो जूते मारो। तो लोगों के अंदर आक्रोश भी देखने को मिल रहा है कि प्रशासन आखिर क्यों लापरवाही बरत रहा है, जब सरकारी जमीनें संज्ञान में आ चुकी हैं कि वो उस पर बेजा कब्जा हो गया है। तो ये जनता की जमीन है, इसे खाली कराया जाना चाहिए। आक्रोश भी लोगों का देखने मिल रहा है। ठीक है सुनील जी, आपने जिक्र किया, घोटाले का जिक्र किया जिसपे स्टे लगा हुआ है और सूर्य देवता ने फिर राहत दी है छत्तीसगढ़ को। इसी क्रम में अब देवभूमि की ओर रुख करेंगे। महेश जी, उत्तराखंड में ऐसी कौन सी खबरें हैं या ऐसी कौन सी जानकारी है जिससे जनजीवन प्रभावित पड़ सकता है? रिद्धि, एक अच्छी खबर यह है कि केदारनाथ धाम में जो केदार घाटी में जो नुकसान हुआ था प्रयाग के आसपास, अब वहां पर पैदल आवाजाही के लिए पीडब्ल्यूडी ने वो रोड तैयार कर दिया है। पैदल और साथ साथ घोड़े का चढ़ वो लगातार अब वहां आवागमन स्टार्ट हो गया। तो साथ ही जो दूसरे सड़क हैं उनको भी पीडब्ल्यूडी बड़ी तेजी से वहां पर तैयार करने में लगी है। माना जा रहा है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो केदारनाथ धाम की यात्रा है वो स्टार्ट हो जाएगी। सोम रूट में जैसे पहले चल रही थी ऐसे हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, सियासी हलकों में आजकल जो उत्तराखंड के नेता हैं, वो चाहे सांसद हो, चाहे यहाँ का पूर्व सांसद हो, पूर्व सीएम हो, वो लगातार केंद्र सरकार के में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मिल रहे हैं।
इससे लग रहा है कि जैसे यहाँ पर कोई हलचल सी पैदा हो गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ का मुख्यमंत्री को हटाने की कवायद कोई चल गई हो। जी। ऐसा लग रहा है कि जैसे राजनीतिक अस्थिरता के चलते लगातार इतने नेता कभी प्रधानमंत्री ने समय नहीं दिया है, लेकिन इस बार जो जिस तरीके से समय दे रहे हैं प्रधानमंत्री, तो कहीं न कहीं कोई न कोई खिचड़ी पड़ने की संभावना नजर आ ठीक है। रही है। ऐसे में लग रहा है कि जैसे जिस तरीके से हम मान रहे हैं कि चल रहे हैं कि पिछले दिनों जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी ने लगातार अच्छे काम किए हैं, जी। कहाँ उसकी टांग काटने के लिए लगातार यहाँ नेता लगे रहते हैं। ठीक तो है। मैं आपको बता दूं कि इस अभी 6 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट है। प्रदेश में बलवा आने से अभी 93 मार्ग बंद हो गए थे, जिसमें से 44 मार्ग को खोल दिया गया है, बाकी पर काम चल रहा है। रिद्धि, मैं आपको बता दूं कि आपदा के बाद जो पैदल का जो पड़ाव है, पैदल की जो वैकल्पिक मार्ग है, उन पर भी पीडब्ल्यूडी लगातार काम कर रही है। और आपको बता दें कि लिंचोड़ी जो शहीद है क्षेत्र है, वहां से एक वैकल्पिक मार्ग बनाया जा रहा है ताकि यात्रा ना रुके, और उस वैकल्पिक मार्ग पर भी विचार चल रहा है और उसके लिए चिन्हीकरण कर दिया गया है। अधिकारी वहां पर लगातार चल रहे हैं। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो डीएम है, देहरादून की डीएम है सोनिका, उन्होंने एक अच्छा निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि जल भराव वाले क्षेत्र में कोचिंग सेंटर अभी नहीं चलेंगे, उनके लिए वो मानसून में तक बंद रहेंगे, मानसून काम में वो बंद रहेंगे। ये एक अच्छी पहल मानी जा सकती है। तो दूसरी बार मैं आपको बता दूं कि देहरादून में यहाँ की स्थानीय पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने एक ही दिन में 3 शोरूम, जो कार के शोरूम है, वहां चोरी की थी। उन्होंने 24 घंटे के अंदर पकड़ लिया गया है ठीक है। और जेल भेज दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ एक बहुत चर्चित कांड रहा है, अंकिता मर्डर केस। जी। उसके जो मुख्य आरोपी है पुलकित, उन्हें अल्मोड़ा जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। उन्होंने जेलर से हाथापाई की थी, उसका मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है, क्योंकि उसका जो रसूख है पुलकित का, वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री का बेटा है और लगातार अपना वहाँ रसूख जमा रहा था। और उसको जेलर ने जैसे ही मना किया तो उसके साथ हाथापाई की, अब उससे जेल से शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है। तो एक घटना थराली से सामने आई है। वहां पर चूंकि पुल नहीं है उस नदी के ऊपर, तो वहां लोगों ने ऐसा ट्राली बनाई हुई है। उस ट्राली से पीडब्ल्यूडी का जवान सफर कर रहा था, बीच में ही वो वहां से उसमें गिर गया और उसका जो अस्पताल में जाते हुए उसकी मृत्यु हो गई। ये एक दर्दनाक हादसा है। दूसरी बात बता दूं रिद्धि, जी। कि क्योंकि पहाड़ों में जो नदियां हैं वहां पर उनकी जो पुल है, ऐसा है पुल के बनाने की मांग निरंतर चल रही है, लेकिन वहाँ कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पर अभी तक पुल नहीं बन पाए हैं। इससे जो कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी, उससे गांव दूर है और लगातार उनकी मांग चलती रही है। तो उसको लेकर के वहां के स्थानीय प्रशासन ने एसडीएम को ज्ञापन भी दिया है। उसमें कहा कि इस तरीके से तो हमारा जो परिवार है, कुटुंब है, वो लगातार धीरे धीरे मतलब खत्म होता जाएगा। इसके लिए वो जल्दी ही कह रहे हैं कि यहाँ पर पुल बनाया जाए, पुल बनाया जाए। एक मैं आपको खबर बता दूं, बहुत अच्छी खबर है। दिसंबर माह में उत्तराखंड के 1500 युवकों को विदेश में प्लेसमेंट मिलेगा। आईआईटी जो सॉरी आईटीआई में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की भी तैयारी यहाँ पर स्टार्ट कर दी है, जो पहले कभी नहीं होती थी। ये सब निःशुल्क होगा। ये पीपीए मॉडल जा रहा है। टाटा और अन्य जो कंपनियां हैं वो अपनी सीआरए से यहाँ पर प्रशिक्षण देंगी। और जापान में भी यहाँ से 23 जापान में यहाँ के बच्चे जापान जाएंगे और वहां पर वो प्लेसमेंट उन्हें मिलेगा। ठीक है। तो आपको बता दूं, तेलू रोताली एक यहाँ सबसे बड़ा सम्मान महिलाओं के लिए होता है, तेलू रोताली। उसमें यहाँ की जो डॉक्टर मधु बरसाल है, वो पारंपरिक वाद्य यंत्रों में एक तरीके से कहा जाए कि हम उनकी वो महारत हासिल है, उन्हें उसी के लिए तेलू रोताली सम्मान को पुरस्कार किया गया। और एक खबर मैं आपको बता दूं कि जो केदारनाथ धाम में 150 मीटर की सबसे ज्यादा एसआई जो वहाँ वॉश आउट हो गया था, उसको भी बना करके तैयार कर दिया है। और सोन प्रयाग से गोरीकुंड के बीच अब पैदल आवाजाही के साथ साथ घोड़े और अन्य लोग जा रहे हैं। जी ठीक है महेश जी, आपने अंकिता मर्डर केस का जिक्र किया, पीडब्ल्यूडी विभाग कैसे प्राकृतिक आपदा के बाद सक्रिय है, और वहीं आपने राजनीति हलचल का जिक्र किया कि लगातार पीएम मोदी से सभी मिल रहे हैं। इसके सियासी मायने क्या होंगे ये तो आने वाले समय में ही पता लगेगा। अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की ओर। ज्ञानेश वर्मा जी, ऐसी कौन सी खबरें हैं जिन पर सबकी नजरें बनी रही? रिद्धि, मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में
जो वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को खास तोहफा दिया और उन्होंने सीएम योगी ने गुरुवार को एक बैठक की थी और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार ने रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए प्रदेश भर की बहनों को बड़ा तोहफा दिया और हर बार की तरह इस बार भी रक्षाबंधन पर बहनें उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सभी बसों में बिना टिकट मुफ्त यात्रा कर सकती हैं। और सीएम योगी ने गुरुवार को इस सिलसिले में अधिकारियों के साथ बैठक की और जिसमें महिलाओं को राखी के त्योहार पर मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए। यदि बता दो कि 19 तारीख को रक्षाबंधन और 18 तारीख को रात्रि 12 बजे से लेकर 19 तारीख की 12 बजे तक जो भी महिलाएं हैं जो अपने भाइयों की कलाई पे राखी बांधेंगी उनके लिए योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा तोहफा दिया। वहीं मैं बात करूंगा यूपी में 4 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है और इस क्रम में अगर हम बात करें तो 4 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। इससे पहले भी कई आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए जा चुके हैं और लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में तैनात 2 आईपीएस अधिकारियों की जगह 2 नए डीसीपी तैनात कर दिए गए। वहीं मैं बात करूंगा अगली खबर की ओर कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता की सपा में जाने की तैयारी है और लोकसभा चुनाव 2024 परिणामों के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। इस बीच भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने समाजवादी पार्टी सपा में वापसी के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं और 2024 परिणामों के बाद में उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। इस बीच भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने सपा में वापसी के लिए जो है अपने प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने के लिए समय मांगा था, लेकिन इससे पहले ही सपा में सक्रिय कुछ नेताओं ने उनका एक वीडियो पार्टी हाईकमान को भेज दिया और इसके बाद में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनसे मिलने का समय नहीं किया। बता दूं कि कहीं न कहीं वो जो है बीजेपी पहले सपा में थे और फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, उसके बाद में उन्होंने फिर समाजवादी पार्टी के साथ में आना चाह रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव ने साफ मना कर दिया कि जो अब सब भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं उनको मैं नहीं लूंगा और कोई अगर पैरवी करता है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई होगी। वहीं मैं अगली खबर की ओर रुख करना चाहूंगा रिद्धि की पेपर लीक में रकम की मनी लॉन्ड्रिंग को बनाई 6 कंपनियां और सरगना राजू नयन मिश्रा के बारे में नया खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक केस के सरगना राजू नयन मिश्रा के बारे में एक खुलासा हुआ है। उसने ग्रेटर नोएडा स्थित अपने एक फ्लैट के पत्ते पर 6 कंपनियां बना रखी और उत्तर प्रदेश में समीक्षा अधिकारी आरओ और सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ और सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक केस के सरगना राजीव नयन मिश्रा के बारे में नया खुलासा किया गया और राजीव नयन मिश्रा ने ग्रेटर नोएडा स्थित अपने एक फ्लैट के पत्ते पर 6 कंपनियां बना रखी थी। इन कंपनियों के माध्यम से ही अभ्यर्थियों से नगद में लिए जाने वाले रुपए को ब्लैक में व्हाइट में बदला जाता है और इन कंपनियों के कामों की जांच एसटीएफ और ईडी कर रही है। जांच एजेंसियों ने राजीव नयन मिश्रा को भर्ती परीक्षा के पेपर लीक करने का मास्टरमाइंड मानती और उसके द्वारा अनेक पेपर लीक कराकर सैकड़ों करोड़ों की वसूली करने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। एसटीएफ ने उसे अप्रैल में ग्रेटर नोएडा से गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ एक दिन पूर्व ईडी भी लखनऊ में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करा चुकी है और उसके खिलाफ जांच जारी है। वहीं मैं बात करूंगा कि सपा ने 9 से 10 सितंबर तक बड़ा अभियान चला रही है और मिशन 2027 को लेकर यह नया प्लान अखिलेश यादव का है। अखिलेश यादव ने कहा है कि इसके तहत 9 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक सपा के युवा संगठनों का अभियान चलेगा और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने युवाओं को के बीच में पार्टी में बैठ बढ़ाए रखे, इसके लिए उन्होंने आदेश दिया और इसके लिए उन्होंने 1 माह चलने वाले अभियान तैयार कर युवा संगठनों को उनके बीच जाने को कहा है। इसके तहत 9 अगस्त से 10 सितंबर तक सपा के युवा संगठनों का अभियान चलेगा। इसमें सदस्यता अभियान, छात्र नौजवान पीडीए जागरूकता अभियान के कार्यक्रम चलाए जाएंगे और इसके साथ ज्ञानेश जी आपने सपा अभियान का जिक्र किया, साथ ही महिलाओं को मिलने वाले तोहफे का गिफ्ट किया जो योगी सरकार उनको देने वाली है, आपने तमाम चीजों का जिक्र किया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। प्रेस वार्ता के जरिए आपने देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानी। ऐसी जानकारी आपके साथ साझा की गई जो आपके लिए और आपके हित के लिए जानना बेहद जरूरी था। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में बस इतना ही। जुड़े रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।